13 अप्रैल 2024। मध्य पूर्व की रात सामान्य नहीं थी। इराक के आसमान में अचानक कई देशों के रेडार सिस्टम्स एक्टिवेट होने लगे। जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। इजराइल के मिलिट्री बंकर्स में इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगी और पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप्स ने कॉम्बैट पोजीशंस ले ली। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ ईरान से इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। दुनिया के बड़े न्यूज चैनल्स चीख रहे थे, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? लेकिन असली सवाल ये नहीं था। असल सवाल था, आखिर ईरान जो दशकों से सीधे युद्ध से बचता रहा, उसने पहली बार खुलेआम इजराइल पर अटैक क्यों किया? क्या यह सिर्फ बदला था या इसके पीछे एक ऐसी हिडन कहानी थी जो 70 साल पुरानी खून, जासूसी, न्यूक्लियर सीक्रेट्स और ग्लोबल पावर गेम्स से जुड़ी हुई थी? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या अमेरिका वास्तव में इस पूरे संघर्ष को रोकना चाहता था या फिर वो खुद इस आग का हिस्सा था? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, उस समय में जब ईरान और अमेरिका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। और शायद यहीं से शुरू हुई थी मिडिल ईस्ट की सबसे डेंजरस कहानी। साल 1953। उस समय ईरान पर शासन था प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक का, एक ऐसा नेता जिसे आम लोग हीरो मानते थे। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने पश्चिमी देशों को हिला दिया। उसने ईरान के तेल पर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल खत्म करने की कोशिश की। उस दौर में ब्रिटेन और अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की बेहद जरूरत थी और ईरान का तेल उनके लिए सोने की खान जैसा था। लेकिन मोसादेक ने कहा, यह तेल ईरान का है और इसका फायदा भी ईरान को ही मिलना चाहिए। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया। नाम था ऑपरेशन एजैक्स। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही वो मोमेंट था जिसने आने वाले दशकों की नफरत की नींव रखी। 1953 में एक कोवर्ट कू के जरिए मोसादेक की सरकार गिरा दी गई और ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की ताकत बढ़ा दी गई। शाह अमेरिका का करीबी एलाई बन गया। अमेरिका ने उसे वेपन्स दिए, टेक्नोलॉजी दी, सपोर्ट दिया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि उनका देश असल में वॉशिंगटन से चल रहा है। और फिर आया वो साल जिसने पूरी दुनिया बदल दी, 1979, ईरानियन रेवोल्यूशन। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता में आई आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। यहीं से ईरान ऑफिशियली अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल विस्फोट तब हुआ जब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ। 4 नवंबर 1979, सैकड़ों स्टूडेंट्स एम्बेसी के अंदर घुस गए। 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। 444 दिन, पूरी 444 दिन अमेरिका के लोग टीवी पर अपने डिप्लोमैट्स को बंधक बने देखते रहे। अमेरिका के लिए यह सिर्फ ह्यूमिलिएशन नहीं था, यह नेशनल ट्रॉमा बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी जो आज तक खत्म नहीं हुई। लेकिन इस कहानी में इजराइल कहां आया? असल में इजराइल और ईरान कभी दुश्मन नहीं थे। शाह के दौर में दोनों देशों के बीच सीक्रेट कोऑपरेशन था। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब बदल गया। नई ईरानियन लीडरशिप ने इजराइल को इल्लीगल स्टेट कहना शुरू कर दिया। ईरान ओपनली पैलेस्टाइन का सपोर्ट करने लगा और इजराइल को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा मानने लगा। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझने लगा, क्योंकि ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा था, वो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, इराक में शिया मलेशियाज, यमन में हुथीज। कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया, यानी ऐसे ग्रुप्स जो अमेरिका और इजराइल की इन्फ्लुएंस को चुनौती दें। लेकिन ईरान हमेशा एक बात कहता रहा, हम डायरेक्टली युद्ध नहीं चाहते। और शायद इसी वजह से दशकों तक ये लड़ाई मोस्टली शैडो वॉर बनी रही। एक ऐसी लड़ाई जो ऑफिशियली कभी घोषित नहीं हुई, लेकिन जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट्स भी थे, असैसिनेशंस भी, साइबर अटैक्स भी और सीक्रेट ऑपरेशंस भी। और इस शैडो वॉर का सबसे डेंजरस चैप्टर था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। साल 2002 दुनिया को पता चला कि ईरान सीक्रेटली यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज बना रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों अलार्म्ड हो गए। क्यों? क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट
सिविलियन एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। ईरान लगातार कहता रहा, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, लेकिन इजराइल को इस बात पर भरोसा नहीं था। इजराइल के लीडर्स बार बार कहते रहे, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और फिर शुरू हुआ एक इनविजिबल युद्ध। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स रहस्यमयी तरीके से मारे जाने लगे। 2010 में एक साइबर अटैक ने दुनिया को चौंका दिया। नाम था स्टक्सनेट, एक कंप्यूटर वॉर्म जिसने ईरान की न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे फेमस साइबर वॉरफेयर ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। 27 नवंबर 2020 ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। कहा गया कि अटैक में एआई असिस्टेड रिमोट वेपन इस्तेमाल हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि पूरा ऑपरेशन सैटेलाइट और एडवांस्ड ऑटोमेशन से एग्जीक्यूट किया गया। ईरान फ्यूरियस हो गया, लेकिन उसने सीधे युद्ध नहीं छेड़ा। क्यों? क्योंकि ईरान जानता था अगर उसने ओपनली अमेरिका या इजराइल पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट आग में जल सकता था। लेकिन फिर एक और बड़ा मोड़ आया। 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट, एक ड्रोन स्ट्राइक। और कुछ ही सेकंड्स में ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री कमांडर मारा गया। नाम कासिम सुलेमानी। मिडिल ईस्ट में कई लोग उसे हीरो मानते थे, तो कई देशों के लिए वो डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट था। लेकिन एक बात तय थी, वो ईरान की रीजनल स्ट्रैटेजी का मास्टरमाइंड था। अमेरिका ने ओपनली स्ट्राइक की जिम्मेदारी ली। पूरी दुनिया स्टंट थी, क्योंकि पहली बार अमेरिका ने इतनी ओपनली ईरान के इतने बड़े कमांडर को टारगेट किया था। ईरान बदला चाहता था, और फिर ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल्स दागे। दुनिया डर गई कि अब फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ अजीब हुआ। दोनों देशों ने अचानक एस्केलेशन रोक दी। क्यों? क्योंकि शायद दोनों समझ चुके थे, सीधा युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुई, बल्कि ये और डेंजरस होती गई। फिर आया 7 अक्टूबर 2023। हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल शॉक था। सैकड़ों लोग मारे गए, हॉस्टेजेस बनाए गए। इजराइल ने गाजा में मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लेकिन इजराइल का फोकस सिर्फ हमास नहीं था, उसकी नजर ईरान पर भी थी। क्योंकि इजराइल लंबे समय से हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स के पीछे ईरान का इन्फ्लुएंस देखता रहा था। और यहीं से पूरा रीजन एक्सप्लोसिव होने लगा। लेबनान बॉर्डर पर फायरिंग बढ़ गई। रेड सी में हूथी अटैक शुरू हुए। अमेरिकन बेसिस टारगेट होने लगे। मिडिल ईस्ट ऐसा लगने लगा जैसे किसी जायंट वॉर के किनारे खड़ा हो। लेकिन फिर 1 अप्रैल 2024 डमास्कस, सीरिया, एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई। कुछ ही देर में खबर आई ईरानियन कमांडर्स मारे गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात, टारगेट बना था ईरानियन कॉन्सुलेट कॉम्प्लेक्स। ईरान फ्यूरियस हो गया, क्योंकि डिप्लोमैटिक मिशंस पर हमला इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से बेहद गंभीर माना जाता है। ईरान ने कहा इसका जवाब दिया जाएगा। दुनिया को लगा ये सिर्फ वार्निंग है। लेकिन 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने हिस्ट्री बदल दी। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल सीधे इजराइल की तरफ भेजे गए। ये पहली बार था जब ईरान ने ओपनली अपनी टेरिटरी से इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया। लेकिन कहानी में सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा क्या था? ज्यादातर मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर दिए गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन सबने इजराइल की मदद की। यानी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अचानक ग्लोबल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में बदल गया। लेकिन ईरान ने बाद में कहा हमने मैसेज दे दिया। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ईरान फुल स्केल डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता था, बल्कि डिटेरेंस दिखाना चाहता था। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर प्रेशर बढ़ गया, अब जवाब दो। लेकिन अमेरिका मुश्किल स्थिति में था। एक तरफ उसका सबसे बड़ा एलाई इजराइल था, दूसरी तरफ उसे डर था कि अगर वॉर बढ़ी तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है और पूरी रीजन अनस्टेबल हो सकती है। और शायद यही इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस हिस्सा है। ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं, इसके पीछे है ऑयल, रिलीजन, जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर फियर, प्रॉक्सी वॉर्स, साइबर वॉरफेयर, ग्लोबल पावर स्ट्रगल।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब पहुंच चुका है? और अगर हां, तो क्या इजरायल उसके न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा हमला कर सकता है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स में बार बार वार्निंग दी जाती रही है कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिडिल ईस्ट इतिहास का सबसे बड़ा रीजनल वॉर देख सकता है। लेकिन शायद सबसे रहस्यमयी चीज वो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं जो दुनिया की नजरों से दूर चल रहे हैं। असैसिनेशंस, स्पाई नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, हिडन अलायंसेस, और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक के सामने आता ही नहीं। लेकिन क्या अमेरिका वास्तव में पीस चाहता है? क्या इजरायल ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? और क्या ईरान सिर्फ डिफेंस कर रहा है या वो मिडिल ईस्ट की नई सुपर पावर बनना चाहता है? इन सवालों के जवाब और इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे शॉकिंग हिडन ऑपरेशंस हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अगली कहानी में सामने आएगा एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क जहां मिसाइल से ज्यादा डेंजरस है स्पाइस, और जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल सकता है।